हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और उनकी प्राप्तियां। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी और भी जो नई वीडियोज़ हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर में जो पहला मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन होता क्या है? आर्थिक नियोजन से अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय योजना अधिकारी लक्ष्यों को निर्धारित करता है और एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करता है, और यही कार्यक्रम और नीतियाँ आर्थिक नियोजन कहलाती हैं। यानी सीधा सिंपल ये कि एक केंद्रीय योजना अधिकारी होता है, वो क्या करता है? वो लक्ष्य को निर्धारित करता है, गोल्स को सेट करता है, और फिर क्या करता है? एक निश्चित समय में यानी एक लिमिट टाइम में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कि एक छोटे से समय में उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करे, उसके लिए क्या बनाता है? प्लान्स बनाता है। और यही प्लान्स क्या कहलाते हैं? आर्थिक नियोजन कहलाते हैं। ये तो जान लिया कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, लेकिन अब ये देखेंगे कि ये जो आर्थिक नियोजन है वो भारत में कैसे सेट किया गया, भारत में कैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे नियोजन तय किया गया, तो वो देखते हैं। तो भारत में नियोजन का आरंभ पंचवर्षीय योजना के रूप में किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू हुई थी। यानी भारत में जो गोल्स सेट किए गए, जो फिक्स किए गए कि हाँ हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उसके लिए क्या प्लान बनाया गया? पंचवर्षीय योजना का प्लान बनाया गया। लेकिन इन लक्ष्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना तो बना दिया, लेकिन वो जो गोल्स थे, वो जो लक्ष्य थे, उनको प्राप्त करने के लिए वो दो भागों में विभाजित हो गए। पहला था दीर्घकालीन लक्ष्य और दूसरा अल्पकालीन लक्ष्य। पहला क्या दीर्घकालीन लक्ष्य क्या था वो देखते हैं कि दीर्घकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होते हैं जो अक्सर सभी योजनाओं में शामिल होते हैं। यानी वो गोल्स जो हर ज़्यादातर सारे के सभी गोल्स में, सभी योजनाओं में शामिल होंगे, वो होते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। नाम से ही समझ आ रहा है, दीर्घकालीन यानी लंबे समय वाला गोल। यानी सारे गोल्स में, यानी सारे प्लान्स में ये गोल आएगा, सभी योजनाओं में ये लक्ष्य आएगा। जैसे एग्जाम्पल है जीडीपी में वृद्धि का लक्ष्य। बिल्कुल हर देश अगर कोई भी योजना बनाता है, अगर वो योजना कैसी भी हो, लेकिन उस योजना में उनका उनका एक खास जो है वो रहेगा ही, एक खास जो लक्ष्य है वो रहेगा ही। वो क्या है? जीडीपी में वृद्धि। सभी को अपने देश की जीडीपी में वृद्धि करना ही है। तो ये क्या है? ये एक दीर्घकालीन लक्ष्य है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य तो देख लिया, लेकिन अब देखते हैं अल्पकालीन लक्ष्य। ये क्या होता है? अल्पकालीन लक्ष्य वह लक्ष्य होते हैं जो अक्सर विभिन्न योजनाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी अल्पकालीन लक्ष्य का सीधा मतलब ये है वो गोल, यानी वो गोल जो अलग अलग योजनाओं में अलग अलग होते हैं। सेम नहीं रहता, ये जीडीपी में वृद्धि जैसा सेम नहीं रहता सब में, ये हर एक योजना में अलग अलग होता है। जैसे जैसे किसी योजना में मान ले लिया कृषि क्षेत्र में विकास करना है इस योजना में, तो दूसरी योजना में चेंज हो जाएगा। वो दूसरी योजना में वो लोग क्या करेंगे? उद्योग के क्षेत्र में विकास करेंगे। तो ये हमेशा होता रहता है, भिन्न भिन्न होता रहता है। इसीलिए ये अल्पकालीन लक्ष्य कहलाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है, लंबे समय के लिए नहीं। दीर्घकालीन लक्ष्य और अल्पकालीन लक्ष्यों को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब ये लक्ष्य जो हैं वो हैं कौन कौन से, वो देखते हैं। तो पहला दीर्घकालीन लक्ष्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है संवृद्धि। संवृद्धि यानी जीडीपी में वृद्धि। यानी जीडीपी में वृद्धि होती है संवृद्धि, लेकिन जीडीपी में वृद्धि होती क्या है? जीडीपी में वृद्धि से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उत्पाद के स्तर में वृद्धि, यानी
वस्तु तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि से है। यानी जीडीपी में वृद्धि तब कहलाती है जब उत्पादन का जो स्तर है वो बढ़ने लगे, या वस्तु और जो सेवा है उनका प्रवाह यानी उनका लेन देन जो है वो बढ़ने लगे, तो जीडीपी में वृद्धि होती है और ये जीडीपी में वृद्धि कहलाती है। और ये क्या है, ये एक दीर्घकालीन लक्ष्य है। जब ये संवृद्धि दीर्घकाल तक होती है यानी जीडीपी में वृद्धि लंबे समय तक होती है तो ये आर्थिक संवृद्धि कहलाती है। यानी जीडीपी में वृद्धि जब लंबे समय के लिए होगी तो वो क्या कहलाएगी, आर्थिक संवृद्धि कहलाएगी। लेकिन आर्थिक समृद्धि तब तक अर्थहीन बन जाती है जब देश की जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग उतनी ही होती है जितनी उत्पाद की वृद्धि दर। यानी अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है लंबे समय से तो आर्थिक समृद्धि तो है, ठीक है, लेकिन अगर वो आर्थिक समृद्धि तब अर्थहीन हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी जब देश की जनसंख्या भी क्या करे, उसके साथ साथ बढ़ने लगे। यानी आर्थिक समृद्धि तो हो रही है लेकिन देश की जनसंख्या भी अगर बढ़ रही है तो वो जो आर्थिक समृद्धि है वो किसी काम की नहीं होती है। यानी जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी तो इस स्थिति में प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हो पाएगी। यानी सीधा सिंपल मैं समझाऊं आपको कि मान लो एक परिवार है, ठीक है, परिवार में 2 सदस्य हैं, पति और पत्नी हैं, और जो परिवार की जो इनकम है वो 10,000 है, ठीक है। अब मान लो उनकी इनकम बढ़ गई, 10 से क्या हो गई, 20,000 हो गई मान लो, ठीक है, 20,000 हो गई तो इनकम तो उनकी बढ़ गई, ठीक है, और मान लो उनकी जनसंख्या भी बढ़ गई, अब उनके बच्चे भी हो गए, 4-5 बच्चे हो गए, ठीक है, तो उनकी क्या हो गई, जनसंख्या भी बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, अगर जनसंख्या उनकी बढ़ गई तो उनका खर्चा भी तो बढ़ गया, भले ही उनकी इनकम बढ़ी हो, ठीक है, उन्होंने उन्होंने विकास किया लेकिन उनकी जनसंख्या भी तो बढ़ी तो खर्चा भी तो बढ़ गया उनका। तो उस उस इनकम में जो वृद्धि हुई थी उनकी, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वो बिल्कुल बेकार ही रहा क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गई। ऐसे ही देश के भी साथ होता है, देश में अगर विकास हो रहा है और जनसंख्या कम है तो ठीक है, लेकिन अगर देश में विकास हो रहा है और उसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है तो उस जो विकास है यानी वो जो इनकम है देश का, उसको खाने वाले भी तो बहुत आगे जनसंख्या में, तो उससे क्या हो गया कि जीडीपी में वृद्धि अर्थहीन हो जाती है उस समय जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। और ये सूत्र भी है कि प्रति व्यक्ति अगर हर एक बंदे का सकल घरेलू उत्पाद यानी इनकम देखे, जीडीपी देखे, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं कि देश का सकल घरेलू उत्पाद को डिवाइड कर दो जनसंख्या के आकार से, तो उससे क्या होगा, हर एक बंदे की इनकम निकल जाएगी एवरेज में कि हाँ हर एक बंदा इतना कमाता है। अगर जनसंख्या कम होगी, मान लो जनसंख्या कम होगी, तो वो अगर फिर उसको डिवाइड करेंगे सकल घरेलू उत्पाद से तो क्या होगा, सबके हिस्से में ज़्यादा ज़्यादा आएगा इनकम। लेकिन अगर जनसंख्या ज़्यादा हुई और सकल घरेलू उत्पाद भी उतना ही हुआ तो क्या होगा, लोगों के हिस्से में, वह सबके हिस्से में कम ही कम आएगा इनकम। तो इसलिए जीडीपी में वृद्धि अगर हो और अगर जनसंख्या में भी वृद्धि हो तो वो अर्थहीन हो जाती है। अब दूसरा जो दीर्घकालीन लक्ष्य है वो है पूर्ण रोजगार। ये क्या होता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक अन्य दीर्घकालीन लक्ष्य है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें उन सभी लोगों को काम मिलना चाहिए जो काम करने के योग्य हैं तथा जो काम करने के लिए तैयार हैं। पूर्ण रोजगार का सीधा साधा मतलब क्या है कि जो लोग काम करना जिन उन जो लोग काम करना चाहते हैं और जो लोग काम करने के योग्य हैं उन लोगों को काम मिलना चाहिए, वो क्या कहलाता है, पूर्ण रोजगार कहलाता है। और ये क्या है, पंचवर्षीय योजना का एक दीर्घकालीन लक्ष्य है पूर्ण रोजगार, ठीक है। तो क्या, तो पूर्ण रोजगार की प्रक्रिया से देश की समृद्धि में देश के धनी वर्गों के अलावा आम जनता भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। बिल्कुल, अगर पूर्ण रोजगार होगा, सबको रोजगार मिलेगा तो देश अगर विकास करेगा तो क्या होगा, सबको फायदा होगा, सबकी इनकम बढ़ेगी, आम जनता भी फिर उस समृद्धि में भागीदारी रहेगी और देश के धनी वर्ग भी भागीदार रहेंगे, ठीक है। तो आगे
दो देशों में आर्थिक समृद्धि समान हो सकती है, लेकिन यदि पहले देश में बहुत अधिक बेरोजगारी पाई जाती है जबकि दूसरे देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत निम्न होता है, तो निश्चित तौर पर पहला जो देश है वहाँ के लोगों में बहुत असंतुष्टि पाई जाएगी और दूसरे देश में अधिकांश लोग संतुष्ट पाए जाएंगे। नहीं समझ आया? देखो, कह रहा है कि दो देश हैं, अगर उनकी आर्थिक समृद्धि समान है यानी वो विकास समान रूप से कर रहे हैं, ठीक है, तो समान रूप से कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन दोनों में अंतर होगा। कैसा अंतर हो सकता है? तो मान लो जो पहला देश है उसमें बेरोजगारी बहुत है और जो दूसरा देश है उसमें बेरोजगारी बहुत कम है, वहाँ पे सारे लोग रोजगार में सब ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पहले देश में क्या है कि ज़्यादा सारे लोग काम नहीं कर रहे, बहुत लोग बेरोजगार भी हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पहला देश है जहाँ पे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जा रही है, वहाँ के जो लोग होंगे वो क्या होंगे? असंतुष्ट होंगे। बिल्कुल, अगर उस देश में बहुत बेरोजगारी है, भले ही वो देश विकास कर रहा हो लेकिन बहुत बेरोजगारी है, तो वहाँ के लोग क्या होंगे? बहुत असंतुष्ट होंगे। बिल्कुल। और वही दूसरे देश की बात कर ली जाए जहाँ पे बेरोजगारी बहुत कम है, यानी सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ज़्यादातर लोगों को, तो वहाँ के लोग क्या होंगे? संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। बिल्कुल होंगे। तो कहने का सीधा सिंपल मतलब ये है कि अगर रोजगार के बिना समृद्धि हुई तो वो क्या होगी? अर्थहीन होगी। जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा उन दो देशों में कि एक देश में रोजगार नहीं है और एक देश में रोजगार है, तो जिस देश में रोजगार नहीं है वहाँ के लोग क्या हैं? संतुष्ट नहीं है, और जिस देश में रोजगार है वहाँ के लोग संतुष्ट हैं। तो ऐसे ऐसी वृद्धि का क्या फायदा जो लोगों को संतुष्ट ना कर सके? इसीलिए अगर रोजगार के बिना समृद्धि होगी तो वो क्या होगी? अर्थहीन होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और विशेषकर ऐसे देश में जहाँ निर्धनता और बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती पाई जाती है, ऐसे देश में जनता में व्यापक असंतुष्टि पाई जाती है। बिल्कुल, अगर रोजगार नहीं होगा, देश तो विकास कर रहा है लेकिन रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो जनता में क्या होगा? व्यापक असंतुष्टि होगी। और यही व्यापक असंतुष्टि क्या करती है? आतंकवाद जैसे अन्य बुराइयों को जन्म दे सकती है। अगला जो दीर्घकालीन लक्ष्य है वो है न्यायोचित वितरण अथवा समानता। क्या है कि आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बनकर रह जाती है जब इसका लाभ केवल मुट्ठी भर लोग ही प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, अगर देश विकास कर रहा है और उस विकास का जो लाभ है अगर केवल मुट्ठी भर ही लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसी आर्थिक समृद्धि किसी काम की नहीं होगी। ऐसे समाज में जहाँ पे आर्थिक समृद्धि तो हो लेकिन केवल मुट्ठी भर लोगों को ही हो, तो ऐसे समाज में जहाँ धनी और अधिक धनी बन जाते हैं और निर्धन वर्ग छोटी छोटी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। बिल्कुल, अगर आर्थिक समृद्धि हुई और उसका लाभ केवल मुट्ठी भर लोगों को ही मिला तो धनी वर्ग तो और अधिक धनी हो गया, लेकिन जो गरीब निर्धन वर्ग है उनको अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ आर्थिक समृद्धि से वास्तव में कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं होती। बिल्कुल, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता अगर ऐसी आर्थिक समृद्धि हुई जहाँ पे धनी हो और गर निर्धन हो, तो ऐसी आर्थिक समृद्धि का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए समृद्धि के लाभ समाज के बड़े वर्ग यानी सभी वर्ग तक पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, समृद्धि का जो लाभ है वो क्या होना चाहिए? समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, जिससे आय का बंटवारा न्यायोचित बन सके। आय के न्यायोचित वितरण का अर्थ सामाजिक समानता है, जो भारत में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य है। आय के न्यायोचित वितरण के रूप में साम्य का अर्थ है सामाजिक न्याय। अब ये जो लास्ट के दो लाइन आपको समझ नहीं आए होंगे, जिसमें क्या है कि आय का न्यायोचित वितरण यानी इनकम का जो है वो उचित वितरण। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल दे के समझते हैं कि मान लो एक डॉक्टर है और एक मजदूर है, ठीक है। एक मजदूर जो है वो 12 महीने जब काम करता है 8-8 घंटे हर दिन, तब वो 1 लाख रुपए कमाता है।
और जो एक डॉक्टर है वो एक ही घंटे बस एक ऑपरेशन करता है और उस वो 1 लाख रुपए 1 घंटे में ही कमा लेता है। तो ये कैसा कैसा आय का वितरण है कि एक मजदूर बेचारा 12 घंटे वो 12 महीने काम कर रहा है तब जाके उसे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और एक डॉक्टर जो है वो 1 घंटे ही काम कर रहा है, बस 1 घंटे में एक ऑपरेशन करता है और 1 लाख रुपए कमा लेता है। तो ये कैसा आय का वितरण। इसीलिए आय का वितरण तो है, लेकिन आय में क्या है, न्योचित वितरण है। न्योचित यानी उचित न्याय वाला वितरण। कैसे? क्योंकि जो डॉक्टर है वो क्या है, उसने डिग्री ली है, उसने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, उसको पास किया है, और जो नॉलेज है उसने वो गेन की है, तब जाके वो अगर 1 घंटे में काम कर रहा है तो उसे इतना पैसा मिल रहा है। लेकिन जो एक मजदूर है वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसने उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं की मजदूरी के लिए, या कोई स्किल्स डेवलपमेंट नहीं की, उसने बस अपना फिजिकल वर्क किया वहाँ पर, तब उसको पैसे मिले। तो जो वितरण है, आय का जो वितरण है, उसको उचित ढंग से न्याय के साथ दिया जा सकता है कि हाँ इस बंदे ने ये पढ़ाई की, ये स्किल्स की, तब जाके ये इतना कमा सकता है। और जो दूसरा बंदा है उसने कुछ नहीं किया, वो बस काम पे लग गया। तो उस हिसाब से न्याय, वो जो आय का जो वितरण है वो न्याय के साथ किया जाता है। अगला दीर्घकालीन लक्ष्य है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण होता क्या है? आधुनिकीकरण का अर्थ है अपनी तकनीकी ज्ञान को आधुनिक बनाना। यानी अपनी जो टेक्नोलॉजी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी में जो नॉलेज है उसको और मॉडर्न बनाना, आधुनिक बनाना, तथा नई प्रौद्योगिकी को लागू करना है। यानी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। आधुनिकीकरण का सीधा मतलब क्या है कि अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना और आधुनिक बनाना, और जो नई प्रौद्योगिकी है उनको लागू करना। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। बिल्कुल, विज्ञान ने हमें काम करने के नए ढंग सिखाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यानी फल स्वरूप खेतों तथा फैक्ट्री की उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बिल्कुल, विज्ञान से ने हमें काम करने के नए ढंग सिखाए, हमें नई टेक्नोलॉजी दी है, तभी तो हम खेती कर पा रहे हैं, और खेती ज़्यादा कर पा रहे हैं, अधिक कर पा रहे हैं, खेती में उत्पादन अधिक हो रहा है, और फैक्ट्री में भी वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो रहा है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से। तो यही परिणाम इस तो भारतीय कृषि में हरित क्रांति इस तथ्य का एक उदाहरण है। बिल्कुल, भारत में भारतीय कृषि में जो हरित क्रांति हुई थी वो क्या है, इसका एक उदाहरण है आधुनिकीकरण का। क्योंकि हरित क्रांति जब हुई थी तो उस समय क्या किया था, नई टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाया गया था, नई टेक्नोलॉजी लागू की गई थी, आधुनिकीकरण किया गया था खेती का, कृषि का, तब जाके हरित क्रांति हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने, यानी ये भी टेक्नोलॉजी में जो वृद्धि है, टेक्नोलॉजी, नई जो टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने क्या किया कि घरेलू उत्पादन की अवधारणा को बदल कर रख दिया। बिल्कुल, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने क्या करा कि अब क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति यानी अब आप फोन से ग्लोबली कनेक्ट हो किसी भी देश से, कहीं पर भी। तो इससे क्या हुआ कि आप जो घरेलू उत्पादन है वो इससे बढ़ा। बिल्कुल, कैसे कि मान लो अगर आपका घरेलू प्रोडक्ट है कोई, और वो कोई दूसरा विदेश देश जो है खरीदना चाह रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए उसको बेच सकते हो, या बहुत सारे जो बिजनेस है वो इसके अनुसार किए जा सकते हैं अब सूचना प्रौद्योगिकी से। और तो और सामाजिक दृष्टिकोण का आधुनिकीकरण करना भी एक दीर्घकालीन लक्ष्य था, जैसे महिलाओं को सशक्त बनाना। बिल्कुल, सामाजिक दृष्टिकोण में भी आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही वृद्धि करो, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लाओ। आधुनिकीकरण का मतलब है सामाजिक सोच में भी आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण लाना, और यही लाया गया। जैसे महिलाओं को सशक्त बनाना, जिससे वो भी उत्पादन की प्रक्रिया में साझेदार बन सके, तथा आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सके। मुख्य दीर्घकालीन लक्ष्य जो है वो है आत्मनिर्भरता। इसमें क्या है, आत्मनिर्भरता होता क्या है? आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं, विशेषकर खाद्यान्न पर निर्भर रहना आत्मनिर्भरता कहलाता है।
आत्मनिर्भरता यानी देश के जो घरेलू सीमा के अंदर, देश के अंदर जो वस्तुएं उत्पादित हुई हैं उन पर निर्भर रहना और देश के खाद्यान्न पर निर्भर होना क्या कहलाता है? आत्मनिर्भरता कहलाता है। पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यानी भारत के जो पहले 5 वर्षीय योजनाएं थे, पंचवर्षीय योजना थी, पहली 7 जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या किया गया? आत्मनिर्भरता को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसका मुख्य कारण क्या था? क्यों 7 वर्ष तक पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया? क्यों? तो इसका मुख्य कारण था भारत की दुर्बल अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षित रखना। यानी भारत की जो कमजोरी थी, भारत की जो कमजोर अर्थव्यवस्था थी, उसको किससे बचाना? शेष विश्व के राजनीतिक प्रभाव से बचाना। इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया पहले 7 पंचवर्षीय योजनाओं में। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? राजनीतिक प्रभाव से तो बचाना था, लेकिन ऐसा क्यों? इतना भी क्या था? क्यों था? क्योंकि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तब यूएसए ने भारत को किए जा रहे खाद्यान्न के निर्यात को रोकने की धमकी दी थी। क्योंकि तब क्या कर रहा था भारत, जो था वो यूएसए से आयात कर रहा था खाद्यान्न, और उस समय यूएसए ने क्या किया? भारत को धमकी दी कि हम युद्ध रोको, नहीं तो हम तुम्हें खाद्यान्न नहीं देंगे। तो इस पे क्या हुआ? राजनीतिक प्रभाव पड़ा ना भारत पे, इसलिए भारत ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। अतः उस समय के दौरान खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात को अक्सर राजनीतिक शर्तों के साथ जोड़ा जाता था, क्योंकि संसार में इन वस्तुओं की पूर्ति बहुत कम थी। यानी खाद्यान्न जो वस्तुएं थी उनकी जो पूर्ति थी वो बहुत कम थी, इसीलिए इसको राजनीतिक शर्तों के साथ जोड़ा जाता था, क्योंकि इससे कोई भी देश किसी दूसरे देश को दबा सकता था। इसलिए भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। अल्पकालीन लक्ष्य तो देख लिया, अब देखते हैं अल्पकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन उद्देश्य क्या थे? आर्थिक नियोजन के अल्पकालीन उद्देश्य समय की मांग के अनुसार प्रत्येक योजना के साथ बदलते रहते हैं। ये तो हमने पहले ही देख लिया था अल्पकालीन लक्ष्य के डेफिनेशन में, अवधारणा में, कि जो अल्पकालीन लक्ष्य हैं वो समय की मांग के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। कभी कृषि में विकास, कभी उद्योग में विकास, तो ऐसे ही ये बदलता रहता है हर योजना में। तो क्या था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी, तब देश के सम्मुख खाद्यान्न के अभाव की समस्या थी। यानी मांग ये उठी कि खाद्यान्न को बढ़ाओ भाई, तो खड़ी थी। तो इसलिए क्या किया? प्रथम योजना के मुख्य उद्देश्यों को क्या कर दिया गया? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य कर दिया गया। प्रथम योजना की प्राप्ति से उत्साहित होकर आयोजकों ने, यानी वही केंद्रीय अधिकारी ने जो योजना तय करते हैं, आयोजकों ने अपना ध्यान कृषि से हटाकर उद्योग पर केंद्रित किया। और दूसरी योजना में क्या कर दिया? औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना रख दिया, दूसरी योजना का लक्ष्य। वही फिर तीसरी योजना में क्या करा कि खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, जबकि चौथी योजना में कीमत स्थिरता तथा मानव शक्ति के पूर्ण उपयोग को अपना उद्देश्य बनाया गया। पांचवी और छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन, यानी गरीबी को हटाना। वही सातवीं योजना ने क्या किया? एक बार फिर से रोजगार के अवसरों के पर वृद्धि पर बल दिया। फिर वही आठवीं योजना में जिसकी मांग बढ़ी उसी पे बढ़ावा दिया गया। आठवीं योजना में क्या किया गया कि पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त शिक्षा को विश्वव्यापक बनाया गया। नौवीं योजना में क्या था कि नौवीं योजना के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे? विकास और कीमत स्थिरता तथा पर्यावरण की सुरक्षा। वही दसवीं योजना का लक्ष्य क्या था कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और उसकी आवश्यकता पर बल देना। ये 10वीं योजना था। तो अल्पकालीन उद्देश्य जो है वो हर योजना के साथ बदलता रहता है। जिस साल किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हुई, ज़रूरत ज़्यादा हुई, तो उस पर अधिक बल दिया जाता था या उस पर अधिक विकास करने पर जोर दिया जाता था।